Hey everyone, how are you all? So I'm here again with another video on occupational safety, health and working conditions code. इस कोड का एक समरी है, मैं डिटेल वीडियो लाऊंगी. कोड्स ऑन वेजेस. सी जो न्यू लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं वो टोटल 4 कोड्स हैं. कोड्स ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड दिस वन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड. यू ऑल नो दिस. कोड्स ऑन वेजेस पे मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड दिस वन, इस पे मेरी डिटेल वीडियो नहीं आई है, समरी है. अगर आप लोगों ने वो कोई भी वीडियो नहीं देखी है, यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें लिंक्स अवेलेबल है, आप जाके वो देख सकते हैं. हाँ, अगर डिटेल वीडियो की बात करूं तो मैं अब इन कमिंग डेज में उन जो रिमेनिंग कोड्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी एंड दिस वन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, उनकी डिटेल वीडियोस भी लाऊंगी, एज वेल एज जो कंपैरेटिव वीडियोस होती हैं जिसमें मैं बताऊंगी कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या पुराने प्रोविजंस थे और जो न्यू प्रोविजंस हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या क्या चेंजेस हुए हैं. तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, बी देयर, एंड मैं लाऊंगी जल्दी आप लोगों के लिए वो सारी वीडियोस. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन. इट्स एन समरी वीडियो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड. बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप पूरी वीडियो देखिए. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले अपडेट मिले. और जो कोई भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड स्टेइंग कनेक्टेड. सो लेट्स स्टार्ट. This code or act is act to consolidate and amend the laws relating to occupational safety, health and working conditions code. मैंने अपनी लास्ट जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने बताया था कि जितने भी लेबर लॉज हैं वो पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. कुछ वेजेस को डील करते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे डील करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस में, कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए डील करते हैं, मतलब उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं उस पे डील करते हैं. एंड सम आर रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी. जो भी प्रीमाइसिस होती है, फैक्ट्री हो गई या इंडस्ट्री हो गई, जिस प्रीमाइसिस में काम हो रहा है उस प्रीमाइसिस में वहाँ के वर्कर्स के लिए हेल्थ कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, सेफ्टी कैसी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस इन जनरल कैसी होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं. और ऐसे कोड्स को फिर क्या करा गया, जो लॉज अभी जो लॉ आए हैं उन्होंने क्या करा है कि डिफरेंट कैटेगरीज के एक्ट्स को एक कंसोलिडेट करके एक कोड बनाया गया है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं या वर्कर्स हैं उनको प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम ना हो, कोई डिसीजन लेना है तो उस पर प्रॉब्लम ना आए. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लैंग्वेज है, हर कोड, हर एक्ट में अपने अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, अपनी अलग लॉज हैं, पेनल्टीज या प्रोविजन सब डिफरेंट हैं. तो इससे एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सारे के सारे इंडिविजुअल लॉज को अब कंसोलिडेट करके ग्रुप बना दिया गया है. तो हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं. पहला है कोड्स ऑन वेजेस, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी एंड चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी. अब क्योंकि ग्रुप में डिफरेंट एक्ट्स हैं, किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 9 है, किसी में 13 है, तो जितने भी एक्ट हैं, जैसे कि इसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में इन टोटल 13 एक्ट्स हैं जो कंसोलिडेट हुए हैं. तो उन 13 के 13 एक्ट्स में वो सारे की सारी डेफिनेशंस, वो सारे के सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे जो इस कोड में दिए हुए हैं. इसके लिए क्या होगा, इसका जो रीज़न है वो क्या है, इसकी वजह से जो 13 के 13 एक्ट्स हैं उसको समझने में आसानी होगी, उनके प्रोविजंस को अप्लाई करने में आसानी होगी, एक यूनिफॉर्मिटी बनेगी. यूनिफॉर्मली आप उनके प्रोविजंस को एम्प्लॉयर्स या गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री वाइज है उसको अप्लाई कर पाएगी. और यही सब ध्यान में रख के ये न्यू कोड्स को इंट्रोड्यूस करा गया है. So this one is to consolidate and amend the laws regulating occupational safety, health and working conditions of the person employed in an establishment and for matters connected therewith or incidental thereto. इसमें total 14 chapters हैं, 143 sections हैं and 3 schedules हैं.
Bill was passed by Lok Sabha 22nd of September 2020 and Rajya Sabha on 23rd of September 2020. The bill received presidential assent, मतलब सहमति. प्रेसिडेंट की सहमति कब मिली? 28th of September 2020 और अभी ये एक्टिव है. मतलब बाकी के जो लॉज हैं वो रिपील हो चुके हैं और दिस पर्टिकुलर कोड इज एक्टिव राइट नाउ. The bill was formulated according to reports and recommendations of सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर. तो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर की रिपोर्ट और उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही ये कोड, सारे के सारे कोड्स अभी इनैक्ट हुए हैं. The code proposes to subsume 633 provisions of 13 major labor laws in one single code with 143 provisions. अब इस कोड में कितने एक्ट्स टोटल हैं जो कंसोलिडेट हुए हैं, सब्ज्यूम हुए हैं? 13. ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन. जैसे कि आपको पता है जो अभी नेट का एग्ज़ाम है उसकी डेट्स आ चुकी हैं. मई 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है. बहुत कम टाइम रह गया है. यही छोटी छोटी चीज़ें ही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं. हमको लगता है जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमको लगता है अरे ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये क्यों आएगी? नहीं, सिंपल नहीं है. ये सारे के सारे एक्ट का ही पार्ट है. प्रोविजंस सिंपल होते हैं बट एक्ट का ही पार्ट है. क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं. हमको वहाँ पर जाके वो सिंपल चीज़ भी टफ लगने लगती है. वाई? क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उस समय. तो हमारा माइंड काइंड ऑफ ब्लॉक हो जाता है कभी कभी. क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे भी पता है क्या होता है उस समय जब एग्ज़ाम दे रहे हो. आपको कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ कि पढ़ के जाती हूँ, वहाँ पर जाके ऐसा होता था कि पढ़ा पढ़ा चीज़ हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे. आता था बट जो ऑप्शंस जो दिए होते हैं वो इतने नियर होते हैं एक दूसरे के मीनिंग वाइज कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा राइट होगा. क्योंकि वहाँ पर एक बार मार्क करा तो करा, मतलब वहाँ के हमको सेकंड चांस नहीं मिलेगा. हम लोगों को अगर वहाँ पर हमने बाय चांस गलत मार्क कर दिया तो वहाँ पर जो आंसर है वो रॉन्ग मार्क हो जाएगा, हमको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. और इसी डर से हम कंफ्यूज हो जाते हैं. और ये कंफ्यूजन कब दूर होगा? जब हम पढ़ते समय अपने माइंड में बिठा लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं. जो जब हम पढ़ते हैं ना तो हमको पढ़ने के समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब जो पढ़ रहे हैं उसमें लाइंस जो दी होती है ना, बड़े बड़े पैराज होते हैं ना, उसमें से बीच में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए. कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए. अभी भी अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आप कॉपी पेन लेके बैठो. अगर आप बुलेट पॉइंट्स बनाओगे, भले ही एक समरी है लेकिन समरी में भी ऐसा होता है कि अगर आप बुलेट पॉइंट्स बनाओगे, एक एक लाइन के आंसर्स लिखोगे अपने मन से, तो वही सब आ जाता है फिर क्वेश्चन पेपर में. एग्जैक्ट नहीं भी आए तो घुमा फिरा के पूछते वही है. लैंग्वेज समवॉज डिफरेंट हो सकती है एग्जाम से, हमारी जिस लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं वो डिफरेंट हो सकती है, बट जो पूछा जा रहा है, जो आंसर होगा वो सेम ही होगा. तो आप ये प्लीज़ ध्यान रखिए. छोटी मोटी स्ट्रैटेजी तो नहीं बोलूँगी बट हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को एग्ज़ाम में आंसर मार्क करते समय ध्यान में रखनी चाहिए. एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते समय भी ध्यान में रखनी चाहिए. टोटल 13 मेजर लॉज हैं जिनको सब्ज्यूम करा गया है और एक लेबर कोड में तब्दील करा गया है उसको. अब वो कौन से हैं? फैक्ट्रीज एक्ट 1948, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, माइंस एक्ट 1952, द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1955, द वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1958, द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, बीडी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966. अब इसमें कीवर्ड्स पकड़ लो. पूरा का पूरा आपको एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि नाम, अगर नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एक वो होना चाहिए कि कीवर्ड्स देख के अगर आप कोई चीज़ समझोगे तो आपको अच्छे से वो चीज़ माइंड में रिटेन्ड रहेगी. बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट है. देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबॉलिशन एक्ट है. देन सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट, कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट है. इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कर्स एक्ट है. देन सिने वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट है. द डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट. अभी इस समय हमारे जो सिलेबस में है वो कौन कौन से एक्ट है? फैक्ट्रीज एक्ट है, प्लांटेशंस है, माइंस है, देन
कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, इंटरेस्ट इन माइग्रेंट वर्कर्स है, देन बिल्डिंग इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है। ये हमारे सिलेबस में अभी एट प्रेजेंट है। नाउ स्कोप, द कोड अप्लाइज ऑन फैक्ट्रीज हैविंग 20 or more workers and manufacturing process is being carried on with the aid of power। अगर किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा है विद द एड ऑफ पावर, और वहाँ पर 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स अप्लाइड हैं तो ये कोड अप्लाई हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी या पावर की मदद से वो काम नहीं हो रहा है, मैन्युअली हो रहा है, तो वहाँ पर कितने लोग वर्किंग होने चाहिए? 40। तभी 40 या 40 से ज़्यादा, तभी ये कोड क्या होगा? अप्लाई होगा। अभी चेंज क्या हुआ है? ये चीज़ चेंज हुई है। पहले यहाँ पर क्या था? विद द एड ऑफ पावर में 10 था, विदाउट द एड ऑफ पावर में 20 थे, और अभी इसको डबल कर दिया गया है। 10 को 10 में 10 और ऐड करके 20 बना दिया गया है, और इसको 40 कर दिया गया है। द कोड emphasizes on health, safety and welfare of workers employed in the various sectors like industry, trade, business, manufacturing, factory, motor transport, undertaking, building and other construction work, newspaper establishment, audio video production, plantation, mine and dock work। सिंपली जो अभी हमने सारे एक्ट्स पढ़े हैं, तो उन सब में ये कोड क्या करता है? किस पे फोकस कर रहा है? ये कोड कर रहा है इन सारे एरियाज में, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन या एस्टैब्लिशमेंट की हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स पे फोकस करता है। द कोड डज नॉट अप्लाइज टू द ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, state government and any ship of war or any nationality, but at the same time it applies to contract labor employed through the contractor in offices where central government or state government are the principal employer। वैसे इन जनरल वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर कोई एरिया ऐसा है जहां पर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है, तो उस एरिया में केवल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो होंगे उन पे ये एक्ट अप्लाई होगा। उन पे कैसे अप्लाई होगा? उनकी सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर मेजर्स के लिए हम कौन से प्रोविजंस को देखेंगे? इस कोड के प्रोविजंस को देखेंगे। द कोड सेट्स अप ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बोर्ड। अभी ये न्यू चीज इंट्रोड्यूस की गई है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बोर्ड, जो कि नेशनल और स्टेट दोनों लेवल्स पे होगी। क्या करेगी? वो एडवाइस करेगी टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फ्रेम्ड अंडर द कोड। तो कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, किस में हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर में क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या बेंचमार्क सेट करना है। हम किस चीज़ को हेल्थ बोलेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर कंडीशन हेल्दी है, ये पर्टिकुलर कंडीशन सेफ्टी के अंडर आती है, ये पर्टिकुलर कंडीशन को हम वेलफेयर मान सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन एडवाइस करेगा? जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बोर्ड्स हैं ऑन बोथ नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल। किसको एडवाइस करेंगे? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे। तो काइंड ऑफ एडवाइजरी बोर्ड इसमें एस्टैब्लिश हुआ है या इंट्रोड्यूस हुआ है। द कोड क्रिएट स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट सच एज factories, mines, dock workers and construction workers. This includes separate provisions for licenses, safety regulations and duties of employers. तो अभी हम इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, या जब डिटेल में आएगा तो और अच्छे से इसको समझेंगे। The code consists of schedules which include list of industries involved in hazardous process। hazardous process का मतलब होता है ऐसे काम जो काइंड ऑफ डेंजरस होते हैं, हमारी लाइफ के लिए थोड़े डेंजरस हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी काम होते हैं, जैसे केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं जिसमें काम करने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो काम ज़रूरी भी है और इतना डेंजरस है कि हमारी अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट पे आएंगे वो प्रोडक्ट्स के या रॉ मटेरियल्स के जिसके इर्द गिर्द वो पर्टिकुलर काम घूम रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ को वो हैम्पर करेगा। तो वो हजार्डस प्रोसेस के अंडर आते हैं। तो ऐसा क्या है, ये कोड क्या कह रहा है? ये कोड में टोटल 3 शेड्यूल्स हैं, तो उसमें से कुछ शेड्यूल्स किस पे फोकस कर रही है? जो हजार्डस प्रोसेस है। तो वहां पर एक लिस्ट दी होगी उस शेड्यूल में, उसमें मेंशन होगा कि कौन कौन सा जॉब, कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट हजार्डस प्रोसेस के अंडर आएंगी। लिस्ट ऑफ मैटर्स
where standards are to be followed with respect to health and safety of workers and the list of notifiable diseases. अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी शेड्यूल्स का, जैसे कि आप लोगों को पता होगा अगर कि इन्होंने ये लैब प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करा या दिया है, तो शेड्यूल्स जो होती हैं उनके मैटर्स जो होते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है. लेट्स से शेड्यूल 1 में कोड अगर पूछा जाए कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में जो नोटिफिएबल डिजीजेस हैं वो कौन से शेड्यूल में दी गई हैं, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, नन ऑफ द अबव, 1 and 2, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे आंसर पूछा जाएगा. तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. Now, key highlights. The code aims at lessening the burden of employer as it would replace multiple registration under various enactment. अभी क्योंकि 13 जो laws हैं उनको काइंड ऑफ कंसोलिडेट करके एक कोड बना दिया गया है ना, तो 13 लॉ जो भी एक्ट्स थे उनमें अलग अलग लाइसेंसिंग के, रजिस्ट्रेशंस के प्रोसेस थे, तो सबको अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, अलग अलग रजिस्टर करवाना पड़ता होगा. तो उसके लिए ये कोर्ट ने एम्प्लॉयर्स के लिए, एम्प्लॉयर्स का जो बर्डन है उसको कम इस तरह करा है कि आप एक ही लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो कॉमन होगा सबके लिए. Enactment to one common registration, one license and one return, which will ultimately create a consolidated database centrally and will help underwrite the doing business. The workplace should be kept free from hazards that causes or likely to cause injury or occupational diseases to the employees. Employers are required to conduct free annual health checkup for their employees. तो ये चीज न्यू आई है. Employers are required to ensure disposal of hazards and toxic waste, including e-waste. तो उनके डिस्पोजल के लिए भी प्रोविजंस दिए गए हैं, और अगर वेस्ट की बात करें तो ई वेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है. इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर टू एवरी एम्प्लॉय ऑन देयर अपॉइंटमेंट इन द एस्टैब्लिशमेंट. तो ये चीज़ भी काइंड ऑफ न्यू ही आई है कि जो भी एम्प्लॉय, जो भी वर्कर एम्प्लॉय हो रहा है, आप हायर कर रहे हो, तो उसको हर एक को अपॉइंटमेंट लेटर देना भी ज़रूरी है. Workers, employees are entitled to receive overtime amount at the rate of twice the wages. Employers or contractors are responsible to provide welfare facilities to interstate migrant workers. तो अगर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें तो उनको वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, होल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉयर की बनती है. तो कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर. Employers are required to provide facilities such as ventilation, humidification, portable drinking water, adequate lighting, creche, washing facilities, bathing places, locker rooms, etc. Factories Act मैं कराऊंगी अभी आगे, जो कमिंग वीडियोज आएंगे तो उसमें ये पूरा दिया हुआ है कि सेक्शन वाइज दिया हुआ है वेंटिलेशन का, ह्यूमिडिफिकेशन का, ड्रिंकिंग वाटर का जो भी प्रोविजंस है, लाइटनिंग के प्रोविजंस है, क्रैश वॉशिंग फैसिलिटीज के प्रोविजंस है. तो ये सारे के सारे उसमें दिए हुए हैं. एंड इन अदर माइंस में भी दिया हुआ है, प्लांटेशंस में भी ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं. The code makes mandatory provisions for employers to provide a safe working environment and trying to cover the risk of unfortunate incidents arising in the course of employment. तो कोड क्या कर रहा है? ऑब्वियसली क्योंकि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड है तो ये तो जाहिर सी बात है कि सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हैं. वहां पर मैंडेटरी किया गया है कि एम्प्लॉयर्स को अबाइड बाय करना पड़ेगा उन प्रोविजंस को. The code bars civil court from hearing the matters under the code. The only judicial recourse for a person aggrieved is to file a writ petition before the relevant high court. तो सिविल कोर्ट को जो मैटर्स हैं, अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी, अगर कोई डिस्प्यूट भी अराइज होता है इस पर्टिकुलर कोर्ट से रिलेटेड, तो सिविल कोर्ट को काइंड ऑफ ये हटाया गया है. वो इनके मैटर्स को हेयर नहीं कर सकता, डिसाइड नहीं कर सकता. अगर डिसीजन होगा तो वो किसका होगा? रिट पिटीशन के थ्रू आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो.
Central government shall constitute a national occupational safety and health advisory board to discharge the functions conferred on it by or under the code and to advise to the central government on the matters related to standards, rules, regulations under this code. जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले पॉइंट्स में बताया है. द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड. जाहिर सी बात है कि 2 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बोर्ड बनेंगे, नॉट कोड, आई एम सो सॉरी, बोर्ड बनेंगे और वो नेशन लेवल पे भी होंगे एंड स्टेट लेवल पे भी होंगे. उनका काम क्या होगा? हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के लिए स्टैंडर्ड सेट करना, उन एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, रूल्स बनाना, रेगुलेशंस को बनाना. ये सब कौन करेगा? जो बोर्ड्स एस्टैब्लिश हुए हैं. The appropriate government may require constitution of safety committee as well in certain establishment. तो सेफ्टी कमेटी भी बनानी पड़ेगी ये, लेकिन सेफ्टी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, ना कि स्टेट और सेंट्रल. इसमें स्टेट और सेंट्रल का नाम नहीं है, इसमें क्या लिखा गया है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोला गया है. तो ये भी यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में. सेफ्टी कमेटी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. एंड फॉर सर्टन क्लासेस ऑफ वर्कर. अब मैं सेफ्टी कमेटी की बात करूं तो फैक्ट्रीज एक्ट में सेफ्टी कमेटी का जिक्र किया गया है. The committees will comprise of representatives of employers and workers. However, the number of employers representatives cannot exceed the employees representatives. These committees will function as liaison between employer and employee. तो काइंड ऑफ अ मीडिएटर का काम करेंगे. इंफॉर्मेशन को टू एंड फ्रो करने के लिए ये कमिटीज बिठाई गई ताकि पूरा का पूरा जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो देख सकें, इसमें रूल्स बना सकें. सेफ्टी कमिटी क्या करेगी? सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको देखेगी. एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ से जाहिर सी बात है कम्युनिकेट करके अपना पूरा जो भी डिसीजन होगा उसको लेगी. The license issued by appropriate authority for interstate migrant workers shall be made electronically, containing all the particulars like number of contract labor, nature of work for which contract labor is to be employed, responsibilities of contractor and such other particulars including the information related to employment of interstate. तो जो लाइसेंस होगा उसको अब इलेक्ट्रॉनिकली पूरा बनाना है. ये भी न्यू चीज़ है जो इंक्लूड हुई है. The contractor shall apply for amendment of license along with security deposit in case if there is an increase in the number of contract labor. तो अगर लाइसेंस बन गया है फॉर सर्टन नंबर्स, फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो जो पर्टिकुलर लाइसेंस है उसको मॉडिफाई करने का, अमेंड करने का भी प्रोविजन दिया हुआ है. Interstate migrant worker shall be provided with facilities which are available to workers of that establishment, including benefits under Employed State Insurance Act 1948 or the Employees Provident Fund Act 1952 एंड एनी अदर लॉ. तो उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में जहां पर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको वैसे ही फैसिलिटीज मिलेगी, वैसे ही बेनिफिट्स मिलेंगे जो वहां पर काम करने वाले और लोगों को मिल रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज को मिल रहे हैं. और फैसिलिटी और बेनिफिट किसके अंडर भी मिलेंगे? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंडर जो मिलते हैं वो भी मिलेंगे, और प्रोविडेंट फंड एक्ट है उसके अंडर भी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को इंक्लूड किया गया है. उनको बेनिफिट्स इस दोनों लॉज के अंदर भी मिलेंगे एज वेल एज जो भी कोड है ऑब्वियसली उसके अंडर भी मिलेंगे. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. It shall be the complete responsibility of the employer to pay yearly journey allowances to every interstate migrant worker, a lump sum amount of fare for to and fro journey to his native place from the place of his employment in the manner taking into account the minimum service of entitlement, periodicity and class of travel. तो जो अगर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर वापस अपने घर जाना चाहता है, छुट्टी पे जाना चाहता है, तो जो भी फेयर है अब घर जाने का, वहां से आने का, टू एंड फ्रो, तो जो ईयरली जर्नी अलाउंसेस है उसको देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे रिलेटेड जो भी है काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली है? एम्प्लॉयर को मिली है. Employer in plantation to make provisions for necessary housing accommodation, including drinking water, kitchen, toilet, health and recreational facilities to every worker employed in plantation, including his family.
क्रैशेस फैसिलिटी फॉर प्लांटेशन हैविंग मोर देन 50 वर्कर्स। तो प्लांटेशन की अगर बात करें तो मोर देन 50 वर्कर्स जहां पर होंगे विमेन वर्कर्स, वहां पर क्रैश की फैसिलिटीज देनी है। इसमें लिखा है मोर देन 50, ना कि 50, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इंक्लूडिंग वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय एनी कॉन्ट्रैक्टर, एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्कर्स बिटवीन 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज। एजुकेशनल फैसिलिटीज 6 से 12 साल तक के बच्चे जो वर्कर्स हैं उनके बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। अगर विमेन वर्कर्स हैं तो 50 से ज़्यादा विमेन वर्कर्स होंगी तो क्रैश की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है। की चेंजेस इन द पर्टिकुलर कोड, the limit of female workers for the purpose of creating crash facility for the children below 6 years of age would increase to 50 females। तो अगर पहले बात करें, पहले फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह में देखो नंबर्स जो थे ना वो डिफरेंट थे, प्लांटेशन में डिफरेंट था, फैक्ट्रीज एक्ट में डिफरेंट था। तो अभी इन्होंने मैंने आपको पहले बताया कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये कोड्स लाए हैं। तो यूनिफॉर्म करने के लिए हम इन्होंने क्या बोला है, अगर किसी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में 50 से ज़्यादा 50 या 50 से ज़्यादा फीमेल्स होंगी तो वहाँ पर क्रैश की फैसिलिटी देनी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। और जो बच्चे हैं अगर उनके बच्चे बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स है तब, अगर सपोज 50 फीमेल्स हैं लेकिन सबके जो चिल्ड्रन हैं वो अबव हैं एज के तो नहीं, लेकिन अगर बिलो है 6 ईयर्स ऑफ एज के तो ये जो नंबर है पहले 30 था, अब बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 50 कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। As per the Factories Act, if establishment has 500 or more workers, then occupiers should appoint welfare. As per the Factories Act, if any establishment has 500 or more workers, then occupiers should appoint welfare officers, but post implementation of this code, limit shall be reduced to 250। तो अभी क्या हुआ है, पहले फैक्ट्रीज एक्ट में क्या था, वेलफेयर ऑफिसर को अगर अपॉइंट करना है तो उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स होने चाहिए, तभी आप वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हो। वेलफेयर ऑफिसर का क्या था, 500 और उससे ज़्यादा। तो अभी वो जो लिमिट है वो कम कर दी गई है, तो अब 500 से घटा के क्या कर दिया गया है, 250 एम्प्लॉयज़ कर दिया गया है। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन आपके एस्टैब्लिशमेंट में 250 एम्प्लॉयज़ भी हैं, मिनिमम ऑफ 250, मैक्सिमम ऑफ एनी नंबर, तो आपको वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा। द एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड कैंटीन फैसिलिटी रिड्यूस फ्रॉम करंट लिमिट। तो कैंटीन फैसिलिटीज के लिए भी अब क्या किया है, लिमिट डिक्रीज कर दी है। पहले 250 में कैंटीन था तो अभी क्या कर दिया, 100 वर्कर्स में कैंटीन है। और ये चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। Provisions has been made for the employment of female employees for working beyond 7 p.m. till 6 a.m. with their consent and conditions relating to safety, holiday and working hours. So पहले यहाँ पर जो women workers थी उनको allowed नहीं था 7 से 6 बजे, शाम 7 से सुबह 6 बजे के बीच में काम करने का। लेकिन अभी क्या करा है, अगर विमेन बोलती हैं उनकी कंसेंट ली जाएगी और प्रॉपर उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा। अगर वो इस टाइम पीरियड में शाम 7 से सुबह 6 बजे के बीच में काम कर रही हैं, उनकी कंसेंट से, वर्कर की पर्टिकुलर वर्कर की कंसेंट से काम कर रही हैं, तो उनको फिर जो भी उनके जो हॉलीडेज हैं इन प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर आवर्स ऑफ वर्क, तो वो पूरा अगर उनको दिया जाएगा, वो बेनिफिट दिया जाएगा हॉलीडे का, उनको पूरी सेफ्टी दी जाएगी काम करने के लिए, तो वो अलाउड है काम करना। पहले ये चीज़ नहीं थी। Workers cannot be required to work for more than 6 days a week and will be entitled to 1 day off for every 20 days of work and 1 day off every week। तो अभी क्या है, 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं करना है, हर 20 दिन के बाद एक लीव वाला जो प्रोविज़न है वो, और ऑब्वियसली हर वीक पे एक हॉलीडे मिलेगा, वो भी है। Workers employed in transport, sales, promotion and journalism have special work hours and leave requirements specified। तो इन पर्टिकुलर वर्कर्स के लिए जो ट्रांसपोर्ट में है, सेल्स प्रमोशन में है, जर्नलिज्म में है, उनके लिए लीव के लिए अलग प्रोविजंस है, स्पेशल प्रोविजंस है, वर्किंग आवर्स भी स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो उसको हम कब पढ़ेंगे, जब हम डिटेल में वीडियो पढ़ेंगे। एंड प्लीज़ आप घबराइएगा मत, मैं जल्दी लेके आऊँगी वो वीडियोज़।
Employer in construction business cannot hire workers with defective vision, deafness or a tendency of giddiness if there is a risk of accident. तो अगर employer construction business में है, वो क्या नहीं कर सकता, वो ऐसे वर्कर्स को या ऐसे वर्कर्स को हायर नहीं कर सकता जिनका विजन थोड़ा सा डिफेक्टिव है, जिनको डेफनेस है, मतलब वो कम सुनते हैं, या उनको जो सुनने की जो क्षमता है वो उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो जो एरिया है जिसके लिए जो काम है, नेचर ऑफ वर्क है जिसके लिए वो हायर कर रहे हैं, वो ऐसा है कि अगर कोई वर्कर के लिए के साथ ये डिफेक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली वो उनका जो रिस्क है एक्सीडेंट का वो बढ़ा देगा। इसी वजह से उनको हायर करने से अलाउ नहीं किया गया है। एंड गिडीनेस, अगर किसी को गिडीनेस की टेंडेंसी, मतलब कि गिडीनेस का मतलब होता है कि सपोज अगर आप लोग हिल स्टेशंस में जाओ तो वहाँ पर काफ़ी मोड़ वाले रोड्स होती हैं, काफ़ी टर्न्स होते हैं, तो उस समय जब आपकी बॉडी मूविंग में होती है तो नोजिया या वॉमिटिंग सॉर्ट ऑफ फीलिंग जो होती है, वो जो पूरा स्टेट ऑफ माइंड है उसको हम गिडीनेस बोलते हैं। तो अगर कोई जो वर्कर है उसको ये प्रॉब्लम है कि वो अगर उसकी बॉडी मूव कर रही है, वो कोई ऐसा काम कर रहा है, किसी ऐसे काम के लिए हायर किया जा रहा है जिसमें उसको घूमना है, ऊपर नीचे जाना है, इधर उधर घूमना है, घूमना इन द सेंस किसी पर्टिकुलर मशीन पे खड़े होकर घूमना है, उनकी बॉडी मूव कर रही है, ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रही है, और उस दौरान अगर उनको वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, एक नोजिया होता है, एक डिजीनेस हो रही होती है, चक्कर की फीलिंग आती है, लाइट हेडेड होते हैं, तो वो जो पूरा सिचुएशन है उसको गिडीनेस बोलते हैं। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली उनको भी हायर नहीं किया जाएगा एज पर दिस कोड। Elaborative provisions related to interstate migrant workers, employers of plantations and liabilities of contractor has been inserted in considering it gives leverage to either side। तो अभी हम इसके बारे में जो भी मेन प्रोविजंस है, ये तो एक्चुअली समरी जो मैं लाई हूँ, इसमें जो मेन चीज़ें, छोटी मोटी जो चीज़ें जो चेंज हुई हैं उसको मैं बताने के लिए लाई हूँ, बट जो इन डेप्थ जो भी चेंजेस आए हैं, एक्चुअल चेंजेस आए हैं, उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। Considering COVID-19, the central government has reserved his power to make regulations for general safety and health of person in the event of declaration of any epidemic, pandemic or disaster। तो जैसे कि अभी COVID-19 का जो एक पैंडेमिक, एक डिजास्टर जो हुआ था, अभी जो मिस हैपनिंग हुई है, उस दौरान एक जो भी सिचुएशन थी, अगर ऐसी सिचुएशन इन फ्यूचर भी आती है तो जो वर्कर्स हैं, जनरल सेफ्टी, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी जनरल सेफ्टी के लिए जो भी पावर है, जो भी डिसीजंस लेने हैं, कब जब ऐसा कोई पेंडेमिक वाली सिचुएशन आती है तो वो अभी भी किसके पास रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी होल सोल पावर। द कोड हैज मेड मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू बी इनिशिएटेड electronically and hence a minimum of physical contact exists। तो कोड में क्या किया गया है? ये बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है, जितना भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, लाइसेंसिंग प्रोसेस है, वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट कम होगा। Key definitions of the term wages, banking company, core activity of an establishment has been inserted। तो wages में थोड़े से changes किए गए हैं, banking company, core activity, इनको express form में लाया गया है इस particular code में। पहले core activity क्या होती है इसके बारे में obviously wages और banking company का तो फिर भी definition थी, but what is core activity इसके बारे में उतना एक्सप्रेस फॉर्म में नहीं था जो कि अब इस कोड में है। Contrary to an earlier provisions, women workers are entitled to be employed in all the establishment for all type of work including hazardous process। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना कि पहले क्या था, विमेन वर्कर्स के लिए प्रोहिबिशन था कि अगर कोई ऐसा वर्क है जो डेंजरस है, हजार्डस प्रोसेस को बिलोंग करता है, जिसमें हजार्डस प्रोसेस से रिलेटेड काम हो रहा है, डेंजरस है हमारी लाइफ के लिए, तो वहाँ पर विमेन वर्कर्स का स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया गया था एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब उनकी कंसेंट होगी, सारे उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, जितने भी प्रोविजंस है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको ध्यान में रखते हुए आप विमेन वर्कर्स को भी क्या कर सकते हो? एम्प्लॉय कर सकते हो ऑन डेंजरस ऑपरेशंस, hazardous operations। License and registration. Establishments covered by the code are required to register within 60 days of the commencement of the code electronically to the registering officer appointed by central or state government
Further, some establishments such as factories and mines and those hiring workers such as बीड़ी and cigar workers may be required to obtain an additional license to operate. तो 60 days के अंदर, तो मेन क्या है, 60 days का टाइम पीरियड है. जब भी आपकी फैक्ट्री पे ये कोड अप्लाई हो जाएगा उस दिन से 60 डेज के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर करवाना है अपने आप को. एंड ऑब्वियसली जो भी आपकी लाइसेंसिंग की, अगर आपका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, तो आपको वो भी लेना पड़ेगा लाइसेंस, अदर देन दी रजिस्ट्रेशन पार्ट. Offenses and penalties. Obstructing discharge of duties of inspector. अगर आप इंस्पेक्टर का जो भी ड्यूटीज हैं उनको अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने से रोक रहे हो एज एन एम्प्लॉयर, तो क्या है इसमें ऑब्स्ट्रक्ट अगर हो रहा है, किस लिए, इंस्पेक्टर को अपनी ड्यूटी से करने के लिए रोका जा रहा है, तो उस सिचुएशन में इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 3 months, फाइन पड़ सकता है अप टू 1 lakh. An offense that leads to the death of an employee will be punishable with imprisonment of 2 years, फाइन ऑफ 5 lakh और बोथ. अगर ऐसा कोई एक्ट होता है जिसकी वजह से किसी एम्प्लॉय की जान चली जाती है, तो वो एक्ट में जो पनिशमेंट है वो क्या होगी, अप टू 2 years तक की इम्प्रिजनमेंट, 5 lakh तक का फाइन और बोथ. एंड ऑब्वियसली ये तुरंत ही नहीं होगा, पूरा इंक्वायरी होगी, हर चीज़ होगी. जब लगता है कि हाँ ये एक्चुअली में गलती थी, जिस भी पर्सन की गलती थी उसके, तब आपको ये पनिशमेंट मिलेगी. ऐसा नहीं है कि आपसे अनइंटेंशनली कुछ हो रहा है और विदाउट एनी इंक्वायरी आपको अपनी बात कहने का कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जा रही है, कोई स्ट्रेट अवे आपको पनिशमेंट सुनाई जा रही है. ऐसा नहीं होगा. आपको जो भी है अपॉर्चुनिटी मिलती है और इंक्वायरी पूरा होगा, उसके बाद ही आपका ऑफेंस आपको इस्टेब्लिश होगा, पनिशमेंट इस्टेब्लिश होगी. वेयर पेनल्टी इज नॉट स्पेसिफाइड. किसी अगर एक्ट और एक्शन की पेनल्टी स्पेसिफाई नहीं करी गई है, तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयर शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन अप टू 2 to 3 lakh. तो अगर उसके थ्रू कोई एक्ट होता है और वो एक्ट इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो एक्ट के बारे में कोई भी पेनल्टी नहीं दी गई है इस कोड में, तो जहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं है तो उस एक्ट के लिए कितना फाइन पड़ेगा, 2 से 3 lakh तक का फाइन पड़ सकता है. इफ़ एम्प्लॉय वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ द कोड, तो एम्प्लॉय अगर वायलेट करता है प्रोविजंस कोड के, तो उसको 10,000 रुपीज़ तक का फाइन पड़ सकता है. Offences committed by the company shall hold each person liable who at the time of offense was committed was in charge and was responsible to the company for the conduct of the person. जिस भी समय वो एक्शन हुआ है, वो ऑफेंस कमिट हुआ है, उस समय उस प्लेस का जो भी इंचार्ज था, 1 2 3 जितने भी लोग इंचार्ज थे, वो सारे पर्सन्स को लाइबल माना जाएगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए. एंड येस, दिस वॉज इट. आई होप आपको ये वाला समरी समझ में आया होगा. मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी. एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल, कीप लर्निंग एंड बाय बाय.